दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के चुनाव आयोग को फिलहाल के लिए एक बड़ी राहत दे दी गई है। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और आज 6ठे चरण का चुनाव भी हो रहा है। लेकिन इस चुनाव में जो इस तरीके की वोटिंग हो रही है और वोटिंग से रिलेटेड जो आंकड़े चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं उसमें एक अंतर दिखाई देता है। मतलब कि जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन चुनाव आयोग जो आंकड़ा जारी करता है और फिर उसके बाद जो फाइनल डेटा चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है उसमें एक भारी अंतर देखा जा सकता है। एक अप्रत्याशित रूप से वृद्धि उसमें देखा जा सकता है, जो कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए चिंतनीय था और चुनाव आयोग की निष्पक्ष कार्य प्रणाली को लेकर के एक सवाल पैदा करता है। और इसी चिंता को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर एडीआर और कॉमन कॉज इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में ये लोग हैं, इन्होंने दो डिमांड मुख्य तौर पर रखा था। पहला चीज़ कि मतदान होने के 48 घंटे के अंदर अंदर विदिन 48 आवर्स हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आंकड़ा जारी किया जाए, पहला डिमांड। दूसरा डिमांड था कि जो फॉर्म 17C है उसको स्कैन करके और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे, अपलोड कर दे, ताकि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर मतदाता उसे देख सके कि कितना वोट हुआ है, क्या हुआ है। अब इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका जवाब दे। भारत का चुनाव आयोग है वो 22 मई को अपना एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा करता है और उस हलफनामे के अंदर जो चुनाव आयोग है ये बोलता है कि हम इस तरीके के जो आंकड़े हैं वो पब्लिश नहीं कर सकते हैं। खास करके 17C जो फॉर्म है उसको हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। कारण क्या बताया चुनाव आयोग ने कि इससे लोग आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, एक भ्रम की स्थिति बनाई जा सकती है देश के अंदर, जिससे कि जो चुनाव प्रक्रिया है पूरी तरीके से वो बाधित हो सकती है। हालांकि जो इस विषय के जो गहन जानकार लोग हैं उनका ये मानना है कि चुनाव आयोग का ये जो दलील है, ये जो तर्क है वो एकदम आधारहीन है, बहुत ही बचकाना तर्क है। लेकिन चुनाव आयोग ने यही तर्क दिया था। अब 24 मई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इस चीज़ को लेकर के, जो बातें कही बेसिकली, उसमें दो चीज़ें बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसमें से जो पहला चीज़ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि चूँकि चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, 7 चरण में चुनाव होना है, 5 चरण ऑलरेडी हो चुका है, 2 चरण का चुनाव बाकी है, तो चुनाव के इस प्रक्रिया के बीच में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में दखल नहीं देना चाहता है। अब जैसे ही ये आदेश आया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, वैसे ही अब एक अलग तरीके की बात होने लगी कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट जो है पीछे हट गया, या ये जो फैसला आ गया है ये चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला आ गया है। लेकिन बेशक से तत्काल तौर पर यह फैसला चुनाव आयोग के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्थगित किया है, खारिज नहीं किया है। अभी क्या है देखिए, अभी समर वेकेशन चल रहा है, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है, कोर्ट कचहरी अभी बंद है और इसीलिए इस याचिका के ऊपर सुनवाई ख़त्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बेशक से बोल दिया है कि चुनाव के प्रक्रिया के बीच में हम इस पर दखल नहीं देना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये याचिका खारिज हो चुकी है। जी नहीं, ये याचिका खारिज नहीं हुई है और इसको स्थगित भी अभी पूरी तरीके से नहीं किया, टेम्पोररी बेसिस पर इसको अभी रोक दिया गया है और इसकी सुनवाई जब छुट्टियां बीतेंगी, गर्मी के समर वेकेशन जब बीतेगा तो इसकी सुनवाई दोबारा से हो सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें जो यहाँ पर आंकड़ा है कि किस किस तरीके से वृद्धि हुई है, ये वाकई में बहुत चिंतनीय है और चुनाव आयोग का जो काम करने का तरीका है उस पर एक सवाल ज़रूर खड़ा करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे जो अभी तक 5 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें आप देखेंगे किस तरीके से जो वोट है वो बढ़ रहा है ना। मैं पहले चरण से शुरू करता हूँ कि जब पहले चरण के द्वारा जब वोट हुआ, पहला चरण का 19 अप्रैल को हुआ था,
तो वोटिंग वाले दिन जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया उसके अनुसार ये बताया गया कि 60% वोटिंग हुआ है। ठीक है, इसके बाद फाइनल डेटा जारी करने में सोचिए कि 19 अप्रैल को चुनाव हुआ और फाइनल आंकड़ा दिया 30 अप्रैल को। पहली चीज़ तो इसी को लेकर के सवाल पैदा हो जाता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है चुनाव आयोग को, जबकि सारा कुछ जो है वो मशीन के माध्यम से होता है। 1 सेकंड में ये सब चीज़ें जो है पब्लिश की जाती है, लेकिन फाइनल डेटा देने में 19 अप्रैल से 30 अप्रैल मतलब तकरीबन 11 दिन का समय क्यों लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से चुनाव आयोग के मंशा पर एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है। तो पहला जो वोटिंग हुआ 19 अप्रैल को 60% वोटिंग वाले दिन 60%। फाइनल जब डेटा दिया गया 30 अप्रैल को, उस दिन बताया गया कि ये जो वोटिंग है वो 66.1% हुई है, मतलब 6% से अधिक की वृद्धि कैसे हो गई, ये सोचने वाली बात है। दूसरे चरण में भी देखिए 26 अप्रैल को हुआ वोट, उस दिन बताया गया कि 61% वोटिंग हुई है। फाइनल आंकड़ा इसका दिया गया 30 अप्रैल को और इसमें जो कहा गया वो कि 66.7% वोटिंग हुआ, मतलब यहाँ भी 5% से अधिक की वृद्धि हो गई वोट में। तीसरे चरण को देखिए 7 मई को वोटिंग हुआ। वोटिंग के दिन चुनाव आयोग ने कहा कि ये 64.4% वोट हुआ है। 11 मई को अंतिम आंकड़ा दिया, फाइनल आंकड़ा दिया, जिसमें यहाँ पर भी 65.6% वोट हो गए। यहाँ पर भी मतलब 1% से अधिक वृद्धि हुई है। चौथा चरण की बात करें तो 13 मई को हुआ चौथा चरण। वोटिंग के दिन बताया गया 64.6% वोटिंग हुई है और जब फाइनल डेटा दिया गया 17 मई को 4 दिन के बाद तो बताया गया 69.1% की इसमें वृद्धि हो चुकी है, 69.1% वोट हुआ है। पाँचवा चरण 20 मई को हुआ। वोटिंग के दिन बताया गया कि 60% मतदान हुआ है और अंतिम जो डेटा दिया गया, फाइनल जो डेटा दिया गया तो वो 23 मई को दिया गया और बताया गया कि 62.2% वोटिंग हुआ है। मतलब क्या है इसका, आप यहाँ पर 2 सवाल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। पहला चीज़ कि अंतिम जो फाइनल डेटा है उसको देने में पहले चरण में तो 11 दिन लग गए, इसके बाद आप देखेंगे कि 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे समय लगे हैं जो कि नहीं लगना चाहिए। पहला सवाल यहीं पर है। दूसरा सवाल है कि हर चरण में जो वोट है वो इतना कैसे बढ़ जा रहा है, समझ रहे हैं कि मशीन में पड़े पड़े क्या वोट इतना बढ़ जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है ना, बहुत मार्जिनल जो उसमें जो वृद्धि होता है, बहुत कम वृद्धि होता है, क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया ख़त्म होती है तो उसके बाद थोड़ा बहुत वृद्धि हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि 6-6%, 5-5%, 3-3% की वृद्धि हो जाए, क्योंकि ये जो देखने में लगता है कि 5% है या 1% है, लेकिन ये जो वोट की संख्या है वो लाखों में चला जाता है। और ये जो है पूरे 5 चरण में जो वोटों में वृद्धि हुई है वो 1,07,00,000 के करीब वोट में वृद्धि हुई है। सोचिए कि 1 करोड़ कितना बड़ा संख्या होता है वोट का। हिंदुस्तान में तकरीबन मतलब 95 या 97 करोड़ टोटल वोटर्स हैं और इतने 5 चरण में ही 1 करोड़ से अधिक अगर वोट बढ़ गया, पड़े मशीन घर में पड़ा हुआ है और पड़े अगर 1 करोड़ से अधिक वोट बढ़ गया है तो वो कहाँ से वोट आ रहा है, ये क्यों नहीं, इस चीज़ के ऊपर सवाल उत्पन्न होता है। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या होता रहा है कि अभी तक क्या होता था कि जब भी चुनाव होता था, चाहे जितने भी चरण में चुनाव हो, तो चुनाव होने के तुरंत बाद जो है मतलब 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं तीनों के तीनों वो एक पीसी करते थे और पीसी करके ये बताते थे कि कितना वोट हुआ है, टोटल वोट परसेंटेज कितना है, कितने वोटों का जो नंबर है ना, कितने वोट पड़े, नंबर ये बताते थे और परसेंटेज ये बताते थे, पुरुष कितने महिलाएं कितने वोट की, सब कुछ बताया जाता था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ इलेक्शन का जब घोषणा हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके बाद 5 चरण बीत चुके हैं और चुनाव आयोग बिल्कुल गायब है। चुनाव आयोग के द्वारा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है, जो कि पहले ये एक परंपरा थी कि नियमित तौर पर होता था, हर चरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है चुनाव आयोग के मंशा पर और उसके निष्पक्ष तरीके से काम करने के
तरीके पर, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर जो वोटिंग बताई जा रही है वो परसेंटेज में बताई जा रही है, समझ रहे। वो पहले क्या होता था कि नंबर से बताया जाता था कि भैया इतना वोट पड़ा और इतना परसेंट हुआ, है ना। अभी क्या हो रहा है कि नंबर्स नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ परसेंटेज बताया जा रहा है। तो इसमें भी एक तरीके से धांधली करने की कोशिश बताई जा सकती है, धांधली करने की कोशिश की जा सकती है चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि चुनाव आयोग का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो चुका है कि लोग उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, है ना। इनका ऐसा इमेज बन चुका है, इनकी ऐसी साख गिर चुकी है अभी खास करके कि कोई भी इनके काम करने के तरीके पर भरोसा नहीं कर रहा है, इनके निष्पक्ष होने पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और ये जो वोट बढ़े हैं ये तकरीबन हर राज्य के अंदर बढ़े हैं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको बताना चाहूँ तो आंध्र प्रदेश में 17 लाख से अधिक बढ़े हैं, महाराष्ट्र में भी 16 लाख से बढ़े हैं, केरल के अंदर, असम के अंदर, बंगाल के अंदर, तकरीबन हर राज्य के अंदर, बिहार, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान, हर राज्य के अंदर जो है ये वोट बढ़े हैं। सवाल तो पैदा होता ही है कि मशीन में आखिर पड़े पड़े ये वोट कैसे बढ़ गए और इतना कैसे बढ़ गए। थोड़ा बहुत बढ़ता है तो उसको समझ में आता है। इसी सब चीज़ों को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जब कोई भी हिंदुस्तान का वोटर वोट करता है तो उसको ये जो पूरा चुनावी प्रक्रिया है उसमें उसका भरोसा बना रहना चाहिए। लेकिन अभी चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है तो हिंदुस्तान के हर वोटर्स के मन में उसको लेकर के एक शंका है। और विडंबना ये है कि जो चुनाव आयोग है हिंदुस्तान का वो उस शंका को, उस संदेह को दूर भी नहीं कर रहा है, समझ रहे, बल्कि और उसको डांट देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे इन सब चीज़ों को लेकर के जब शिकायत किए तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग नसीहत दे दिया। सोचिए तो बाकी लोगों को चुनाव आयोग क्या समझता है। और बाकी और भी इस चुनाव के अंदर ऐसे कितने सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चुनाव आयोग सवालों के कटघरे में है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा, मोदी के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा खुले तौर पर सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया जा रहा है, सांप्रदायिक भाषा, नफरती भाषण का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर भी चुनाव आयोग बिल्कुल साइलेंट है। और किस तरीके से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट करके रख दिया था चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति को लेकर के, ये भी तो पूरे देश ने देखा है ना, कि अपने व्यक्ति को किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्त बना दिया, तो कैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल करेगा। और यही चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हम ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो कि ज़रूरत पड़ने पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन ले सके, उनसे भी सवाल पूछ सके। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ही जब उस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे तो भला वो चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री से सवाल कैसे पूछेगा, प्रधानमंत्री को सवालों के कटघरे में कैसे खड़ा करेगा, प्रधानमंत्री के ऊपर कैसे एक्शन ले सकता है। और वही चीज़ अभी देखने को मिल रहा है। 5 चरणों के हो चुके हैं, 6ठा और 7वां 2 चरण होना है। और इसमें अब क्या होता है इसको देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अब ये देखने वाली होगी कि जुलाई में संभवतः अब इस चीज़ को लेकर के सुनवाई होगा। तो जुलाई के अंदर तब तक सरकार बन जाएगी देश के अंदर, चाहे वो इंडिया अलायंस की सरकार बने या फिर नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, 4 जून के बाद तो सरकार बन जाएगी। फिर जुलाई में अगर इस चीज़ को लेकर के अगर सुनवाई होती है तो उस सुनवाई का कितना महत्व रह जाएगा, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हुआ था कि SBI आंकड़ा अपना जो यूनिक नंबर वो नहीं देना चाह रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दे दिया। तो ऐसा ना हो कि जुलाई के अंदर अगर इस पर सुनवाई हो और सुप्रीम कोर्ट सख्ती बरते। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया कि चुनाव के प्रक्रिया के बीच में हम इस तरीके का आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सख्त हो जाए। तो फिर क्या होगा ये चीज़ देखने वाला होगा। और उस समय तक सरकार बन जाएगी, चाहे जिसकी भी सरकार बने, फिर उस सुनवाई का कितना महत्व रह जाएगा, वो कितना रेलेवेंट रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या होता है और चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। इसको तो सभी लोग देख ही रहे हैं इस देश के। लेकिन 2 चरण के बाद 4 जून को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या किया गया है। ये जो वोट जो बढ़ रहे हैं मशीन में पड़े पड़े, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं वो भी 4 जून के बाद इस देश को पता चल जाएगा।
तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।